हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द पर बड़ा खेला। 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर इंपॉर्टेंट अपडेट। और वहीं समायोजन के बाद पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया भी पहुंची कोर्ट में। टीटी 2024 का विज्ञापन हुआ जारी। टीटी 2024 के विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जीओ को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो सेकंड काउंसलिंग कराई गई थी वह ओपन टू ऑल कराई गई थी। और इस ओपन टू ऑल को चैलेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, हाई कोर्ट प्रयागराज और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट। यानी ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के सभी जगह याचिकाएं लगी हुई हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उसको लेकर के बड़ा खुलासा हो रहा है और याचियों की तरफ से बड़ी अपडेट शेयर की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के, उसमें हमें ओपन टू ऑल रद्द कराने के नाम पर जोड़ा गया है, लेकिन याचिका में ऐसा कुछ है ही नहीं जो ओपन टू ऑल रद्द को रिप्रेजेंट कर रहा हो। याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है ओपन टू ऑल को चैलेंज करने को लेकर के। और आप सभी लोग जानते हैं याचिकाकर्ता यहाँ पे रूप सिंह चाहर एंड अदर्स हैं। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स को बनाया गया है। इससे जुड़ी हुई आईए से संबंधित याचियों का कहना है कि उन्हें इस याचिका में जोड़ा गया है और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के जोड़ा गया है। और शिवम तिवारी की तरफ से जिन याचियों को जोड़ा गया है उनका शिवम तिवारी पर बड़ा आरोप है कि उन्हें जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द बता करके जोड़ा गया है, लेकिन इस याचिका में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने संबंधी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिवम तिवारी एजेड पूरा डिटेल उनका दिया गया है, उनका मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, निवास स्थान सब कुछ शेयर किया गया है। और जो याचियों की तरफ से इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं शिवम तिवारी पर, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस याचिका में जो भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट किए गए हैं उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि आईए नंबर और एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन विद एफिडेविट के साथ फाइल की गई है। दूसरा एनेक्चर A1 जो लगाया गया है, ए ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन जो 15/12/2016 को नोटिफिकेशन आया था वो लगाया गया है। दूसरे नंबर पर क्या लगाया गया है, ये ट्रू एंड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 20/12/2016, 20/12/2016 का नोटिफिकेशन की कॉपी लगाई गई है। और चौथे नंबर पर ये देख सकते हैं ट्रू एंड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द गाइडलाइंस इश्यूड ऑन 26/12/2016, यानी 26/12/2016 को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसकी कॉपी लगाई गई है। और यहाँ पर पांचवें नंबर पर देख सकते हैं आप सभी लोग ट्रू एंड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सर्कुलर डेटेड 23/2/2017, यानी जो 2017 में सर्कुलर आया था उसकी कॉपी लगाई गई है। और इसके बाद में छठे नंबर पर एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफिशियल ट्रांसलेशंस ये सबमिट किया गया है। और याचियों का कहना है कि हमें याची जो है इस याचिका में ओपन टू ऑल रद्द करने की याचिका बता करके जोड़ा गया है। बाकी जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं इसमें ओपन टू ऑल रद्द करने संबंधी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसलिए हम लोगों के साथ ये शिवम तिवारी की तरफ से बड़ा धोखा किया गया है। और ऐसे में कैसे सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द होगी जब सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के आपने कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किया है। तो ये चीजें जो है याचियों की समझ से परे जा रही हैं। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द करा लेंगे, हर हाल में रद्द करा लेंगे। और 28 अगस्त की सुनवाई में हम लोग मजबूती से उतरने जा रहे हैं और पहला प्रयास यही रहेगा कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द हो। अब देखना यह है कि याचियों की बात में सच्चाई है कि याचियों को किसी भी प्रकार की कोई भ्रम हो गया है कि उनकी याचिका जो है सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के नहीं फाइल की गई है। याचियों का यहां तक आरोप है कि ये चयनित अभ्यर्थियों के सहयोग से याचिका फाइल की गई, इसलिए इसमें सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के कोई डिमांड नहीं की गई है। बाकी दोस्तों, ये याचियों का आरोप है
और आरोप में सच्चाई है। जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी जानकारी ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के नहीं आ रही, बाकी इस याचिका की प्रेयर क्या है उस पर अगर जाए पहुंचेंगे और डिस्कस करेंगे तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के टीमों की तरफ से मजबूती से पैरवी करने की तैयारी की जा रही है 28 अगस्त में। अब देखना यही होगा क्या सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने में सफलता मिलेगी या एक कोरी कल्पना ही रह जाएगी याचिकाकर्ताओं के लिए सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराना। तो इससे जुड़े आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। मेरे जितने भी भाई बहन 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त हो चुके हैं और अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे हैं विद्यालयों में, आपका लगभग जुलाई बीतने वाला है और आप तक अभी तक आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। अब आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के सक्रियता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 जिलों ने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो आदेश हैं वो जारी किए थे, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ने स्थगित कर दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को। तो इस तरीके से लेट लतीफी चल रही। इसके लिए अब आप सभी को करना क्या है, अपने बीआरसी पर जो आपके अधिकारी हैं उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के निवेदन करें कि वो बीएसए सर से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आदेश निर्गत कराएं और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया संपादित हो। और उसके बाद आप अपनी बातों को बीएसए सर के सामने भी रख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप सभी की पहली सैलरी नहीं बनेगी, और सैलरी नहीं मिलेगी तो नौकरी कैसे कर मिलेगी आउट ऑफ सिटी जाकर के, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो दोस्तों आप सभी को प्रयास करना है बीआरसी के अधिकारियों से अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी है, जिससे जल्द से जल्द निर्देश जारी हो और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो। इसके साथ साथ दोस्तों हमने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जो लिंक्स शेयर करे हैं वहां से आपको स्वयं जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। वहां से आप केवल और केवल ये चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी मार्कशीट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है। और अगर आपकी मार्कशीट सभी क्लासेस की, चाहे कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, ग्रेजुएशन हो, बीटीसी हो या टेट सीटेट हो, ये सभी अगर ऑनलाइन उपलब्ध है, उन लिंक को चेक करने के बाद अगर ऑनलाइन शो हो रही हैं तो आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो सकता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन जल्द हो सकता है और जल्द सैलरी बन सकती है। इसलिए वो सभी लोग जरूर चेकआउट कर लें और जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उनकी जल्द हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, और जिन अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है उनकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें समय लगेगा, और समय लगेगा इसका सीधा सा मतलब है कि पहली सैलरी में आप सभी को डिले होगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी विभागीय आदेश जारी होंगे, वरना अभी तक जो है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से आदेश जारी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अब काफी डिले हो रहा है और ये महीना लगभग बीता जा रहा है। तो आप सभी प्रयास अवश्य कर लें, जिससे आप सभी को जल्द से जल्द इस मामले में जो है कार्रवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण किया जा सके बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ पारस्परिक स्थानांतरण मामले को लेकर के कोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेसिक के विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी कोर्ट के हवाले है, उसका आदेश आ चुका है। उस आदेश की जो है संपूर्ण डिटेल्ड व्याख्या डिस्कस करेंगे। वहीं जो है पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी अब कोर्ट पहुंच चुकी है, क्या है अपडेट उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अध्यापकों के पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर के जारी 2 फरवरी 2023 और 19 जून 2024 के शासनादेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि यह यूपी बेसिक एजुकेशन अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के विपरीत है। रचना राय, रुचि मिश्रा, रवि प्रकाश सहित दर्जनों सहायक अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार को 2 सप्ताह का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि गैर जनपदों से परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरित होने वाले अध्यापकों को इस शासनादेश में उन्हीं स्कूलों में नियुक्ति देने का निर्देश है जहां उनके पेयर अध्यापक नियुक्त थे, जबकि यूपी बेसिक एजुकेशन नियमावली 2008 के रूल 8 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ट्रांसफर होकर आने वाले अध्यापकों को काउंसलिंग के पश्चात नियुक्ति दी जाएगी।
इस प्रकार से यह शासनादेश और सर्कुलर नियमावली के विरुद्ध है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं समायोजन प्रक्रिया को लेकर के जो 19 तारीख को आदेश कोर्ट से जारी हुआ है, उसकी समरी पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं समायोजन केस की सुनवाई का सार दिनांक 19/7/2024। समायोजन पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है, उसकी हिंदी में डिटेल्ड व्याख्या यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं और ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। आज हमारी याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाटिया जी की बेंच में हुई। सुनवाई में टीम की ओर से टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट श्री बीके सिंह व विद्वान अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह उपस्थित रहे। समायोजन से प्रभावित हो रहे साथियों का पक्ष तेजतर्रार सीनियर एडवोकेट श्री बीके सिंह ने रखा और न्यायालय को समायोजन के शासनादेश में निहित समस्त विसंगतियों से अवगत कराते हुए सभी तर्क हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा रखे गए एवं समायोजन प्रकरण पर जोरदार बहस की। सभी तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार और परिषद को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब लास्ट इन फर्स्ट आउट पूर्व में ही 2018 की प्रक्रिया में लखनऊ हाईकोर्ट द्वारा रद्द हो चुका है, तो कैसे आप पुनः इसी नियम से समायोजन कर रहे हैं। इस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब मैटर पर स्टे कर रहे थे, लेकिन तभी सरकार और परिषद ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वह अपना पक्ष लिखित में देना चाहते हैं, बिना उनके पक्ष को सुने स्टे न किया जाए। पक्ष रखने के लिए थोड़ा समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि हमारी याचिका के प्रत्येक बिंदु का विस्तृत जवाब आप काउंटर एफिडेविट के माध्यम से दें और हमारे सीनियर अधिवक्ता से कहा इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए काउंटर का जवाब रिजॉइंडर एफिडेविट में दें। काउंटर रिजॉइंडर के बाद तत्काल इस केस को निस्तारित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने आर्डर में यह स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दिया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रक्रिया जो 2018 के शासनादेश के माध्यम से शुरू की गई थी, उसको लखनऊ हाईकोर्ट 2018 में ही निरस्त कर चुका है। वैसे में यह साफ है कि अब समायोजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। साथियों, टीम एक और रणनीति पर काम कर रही, जिस पर आपको बहुत जल्द परिणाम दिखेगा। किसी भी सूरत में लास्ट इन फर्स्ट आउट की तर्ज पर समायोजन को न होने नहीं दिया जाएगा। आप सभी साथी आश्वस्त रहें। दोस्तों, ये समायोजन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो अपडेट है, कोर्ट आदेश में जो चीजें मेंशन है, उसको डिस्कस किया गया। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अब बात कर लेते हैं टीटी 2024 के विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीटी के लिए 23 से करें आवेदन। रांची, झारखंड में 8 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी के लिए 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग पात्रता परीक्षा होगी। डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर टीटी 2024 के विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण जो अधिसूचना जारी की गई, उसे आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, जिस साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो है ये साइट है www.jac.jharkhand.gov.in/jac और इस पे आप जाकर के सारी इंस्ट्रक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं फीस डिटेल वगैरह क्या दी गई हैं, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर इसमें मेंशन की गई हैं। तो कुल मिलाकर के सारे पॉइंट को मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर इसे आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, टीटी के लिए आप सभी लोग फार्म जो है 23/7/2024 यानी 23 जुलाई से फार्म अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तिथि जो है वो 22/8/2024 है, यानी 22 अगस्त अंतिम तिथि है और फार्म भरने की प्रारंभिक तिथि 23/7/2024 निर्धारित की गई है। और इस टीटी के एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए किस वर्ग के अभ्यर्थियों को कितने अंक लाने होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य जात के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% प्राप्तांक होने चाहिए। कुल प्राप्तांक जो है वो 60% बनते हैं। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में 30% और कुल 50% पूर्णांक उन्हें पूर्णांक का प्राप्तांक प्राप्त करना है। और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक खंड में 30% जो है न्यूनतम अंक लाने हैं और कुल प्राप्तांक का 50% जो है पास होने के लिए चाहिए। वहीं आदिम जाति के जनजाति के लिए भी 30% प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए और 50% कुल प्राप्तांक का प्राप्त करना है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 35% न्यूनतम प्रत्येक खंड में प्राप्तांक होने चाहिए और कुल प्राप्तांक 55% होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए भी सेम प्रावधान है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी प्रत्येक खंड में 35% जो है वो प्राप्तांक होने चाहिए और कुल 55% जो है
प्राप्तांक होने चाहिए और दिव्यांग के लिए 30% और 50% का रेशियो निर्धारित किया गया है। तो ये डिटेल्ड जानकारी थी टीटी 2024 से संबंधित। हम मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और सभी अभ्यर्थी लखनऊ से प्रयागराज और प्रयागराज से लखनऊ लगातार भागदौड़ मचाए हुए हैं। और इसी बीच आप सभी को जानकारी शेयर की गई थी कि 22 जुलाई को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शुरू करने संबंधी जियो जारी कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। और ये जियो जल्द से जल्द जारी हो और जब तक जियो जारी नहीं हो जाता है तब तक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कथनी और करनी के अंतर को समझते हुए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार हमेशा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से आश्वासन ही दिया गया है और हुआ कुछ नहीं है। और इस बार जिस तरीके से अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि 22 जुलाई को मीटिंग करते हुए सारी चीजों को निस्तारित करते हुए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, फिलहाल उस पर भी अभ्यर्थी विश्वास नहीं कर रहे हैं और जब तक फाइनली आदेश ऑफिशियल रूप से जारी नहीं हो जाता तब तक उनका प्रयास जारी रहेगा। वहीं आप सभी को बता दें, भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए अभ्यर्थी जो प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए समय लिया जा रहा है और बहुत जल्द 12 जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके मुख्य सचिव सर से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराने को लेकर के प्रयास किया जाएगा। बहुत जल्द जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जियो को जारी कराने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत जल्द मुलाकात होगी अभ्यर्थियों की और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समकक्ष ये बात जैसे ही पहुंचेगी त्वरित कार्रवाई के निर्देश इसमें जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल अभ्यर्थी अभी आराम से बैठने वाले नहीं हैं जब तक विभाग की तरफ से शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है और कोर्ट में सरकार और विभाग को जवाब भी देना है कि भर्ती प्रक्रिया पर आपने क्या प्रोसेस बढ़ाया है। और इसी बीच जो है लगातार भाग दौड़ मचा करके जल्द से जल्द जियो जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। उम्मीद करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जियो को लेकर के 22 जुलाई को बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण खबर देखने को मिलेगी और शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।